क्या कारण है कि कुछ लोग दिन रात पसीना बहाकर भी बिल्कुल खाली हाथ रह जाते हैं और कुछ लोग हर मुश्किल हालात में भी अमीर बनते चले जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ किस्मत है या कोई ऐसा राज है जो दुनिया के कुछ ही लोगों तक सीमित है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में जरूर आता है। बिल्कुल आता है। मेहनत तो सभी करते हैं, कमाई भी होती है, लेकिन महीने के आखिर तक आते आते ना बटुआ एकदम खाली हो जाता है। हाँ, और यही सबसे बड़ी कश्मकश है। तो आज के इस विशेष चर्चा में हम कुछ ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेजों और डायरियों के पन्ने पलट रहे हैं जो हमें आज से लगभग 5000 साल पीछे ले जाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतिहास जानना नहीं है, बल्कि उस छिपे हुए पैटर्न को डिकोड करना है जो तब भी कारगर था और आज के दौर में भी बिल्कुल अचूक है। सही कहा आपने। देखिए, अक्सर ऐसा लगता है कि पैसा कमाने और उसे टिकाए रखने के नियम कुछ और ही हैं, जो हमारे स्कूल या कॉलेज के सिलेबस में कभी शामिल ही नहीं किए गए। हाँ, बिल्कुल नहीं किए गए। और ये जो कश्मकश है ना, ये इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही चलती आ रही है। आज के हमारे जो ऐतिहासिक संदर्भ हैं, उनमें बेबीलोन नाम के एक शहर का जिक्र है। बेबीलोन, राइट? जी, ये उस दौर में दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था। मतलब एक ऐसी जगह जहां सोने चांदी की नदियां बहती थीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस बेशुमार दौलत के बीच भी हर कोई अमीर नहीं था। अच्छा। हाँ, वहां भी ऐसे लोग थे जो दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करते थे, फिर भी गरीबी के दुष्चक्र में बुरी तरह फंसे हुए थे। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर शहर में इतनी दौलत थी तो वो दौलत कुछ ही हाथों में क्यों सिमटी थी? बिल्कुल, और इसका कारण बहुत सीधा सा है। दरअसल पैसे कमाने के बुनियादी नियम जाने बिना बस अंधाधुंध मेहनत करते जाना एक छलनी में पानी रोकने की कोशिश करने जैसा है। क्या बात है, एकदम सटीक उदाहरण है ये। है ना? चाहे जितना पानी डाला जाए वो आखिर में बह ही जाएगा। बेबीलोन के उन दस्तावेजों में दो साधारण दोस्तों की कहानी मिलती है। बंसीर जो रथ बनाने का काम करता था और कोबी जो ऊंट चलाता था। ये दोनों अपनी गरीबी से पूरी तरह हताश हो चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी सारी मेहनत आखिर जा कहाँ रही है। और फिर वो समाधान ढूंढने निकलते हैं। हाँ, ऐसे में वे अपने एक पुराने दोस्त आर्कैड के पास पहुंचते हैं। आर्कैड कभी उन्हीं की तरह एक गरीब इंसान हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरे बेबीलोन का सबसे रईस व्यक्ति बन चुका था। और यहीं से हमें दौलत बनाने की उस यात्रा के सुराग मिलते हैं। देखिए, आर्कैड की कहानी कोई रातों रात हुए चमत्कार की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कुछ बहुत ही ठोस और मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत नियमों पर टिकी है। जब बंसीर और कोबी ने उससे अमीरी का राज पूछा, तो आर्कैड ने दौलत के निर्माण का जो सबसे पहला कदम बताया, वो सुनने में बहुत ही मामूली लगता है। क्या था वो कदम? उसका कहना था कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा अपने पास बचा के रखना चाहिए। यानी कमाई का 10% हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसे कभी खर्च ना किया जाए। रुकिए, ये सुनने में जितना आसान है ना, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल है। हाँ, वो तो है। कहना बहुत आसान है कि 10% बचा लो, लेकिन एक आम इंसान जिसकी आधी सैलरी तो ईएमआई में चली जाती है और बाकी का हिस्सा राशन, बिजली, पानी और बच्चों की फीस में खत्म हो जाता है, वो ये 10वां हिस्सा कहाँ से लाएं? सही सवाल है। क्या ये नियम सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से ही अच्छा कमा रहे हैं? एक आम इंसान तो यही सोचेगा कि ये उसके बस की बात ही नहीं है। देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और ज्यादातर लोग इसी सोच की वजह से कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। जब हम दुनिया भर के बिल चुकाते हैं, राशन वाले को पैसा देते हैं, मकान मालिक को किराया देते हैं, तो हम असल में दूसरों को अमीर बना रहे होते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खुद को भुगतान करना हम भूल जाते हैं। ये सिद्धांत इसी मानसिकता को तोड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कमाई का सबसे पहला हिस्सा खुद को देता है ना, तो दिमाग में एक बहुत बड़ा रासायनिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है। रासायनिक बदलाव मतलब ये सिर्फ पैसे जमा करने की बात नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। जी बिल्कुल। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए ना। देखिए, जब इंसान के पास कोई बचत नहीं होती, तो उसका दिमाग हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहता है, यानी सिर्फ बचने की जद्दोजहद। बस गुजारा करने की टेंशन। हाँ, दिमाग में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन हावी रहता है, जो इंसान को हमेशा डरा कर रखता है। बाप रे! वो इंसान कोई नया रिस्क नहीं ले सकता, कोई नया अवसर नहीं तलाश सकता, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर 1 महीना वेतन नहीं आया तो घर कैसे चलेगा।
सही बात है। लेकिन जब कोई लगातार अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता है तो उसका बटुआ धीरे धीरे भारी होने लगता है। ये जमा पूंजी दिमाग को एक सुरक्षा का एहसास दिलाती है। तो स्ट्रेस कम हो जाता है। बिल्कुल, कॉर्टिसोल का स्तर गिरता है और दिमाग कमी के नजरिए से बाहर निकलकर विकास के नजरिए में आ जाता है। इंसान का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, जो फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है, वो बेहतर तरीके से काम करने लगता है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब जब बैंक खाते में या बटुए में कुछ जमा पूंजी होती है तो इंसान की चाल ही नहीं बदलती, बल्कि उसकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। एकदम सही। वो निडर होकर फैसले ले पाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल दोबारा खड़ा होता है। पूछिए। मान लीजिए किसी ने खुद को अनुशासित कर लिया और पैसे बचाना शुरू कर दिया, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा हैं कि वो भरा हुआ बटुआ फिर से खाली हो जाता है। क्या अपनी सारी इच्छाओं और शौक को मार देना ही अमीरी है? अगर इंसान अपनी मनपसंद चीजें ही न खरीद सके तो ऐसे पैसे का क्या फायदा? क्या ये एकदम नीरस जीवन जीने की ओर नहीं ले जाएगा? ये एक बहुत ही लाजमी और तीखा सवाल है, और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा भटकते हैं। अच्छा। आर्किड के जीवन के जो सबक हम खंगाल रहे हैं, उनमें इस समस्या का भी बहुत सटीक जवाब है। अपनी इच्छाओं का गला घोटने की बात कहीं नहीं की गई है। तो फिर खर्चे कैसे बचेंगे? बात हो रही है जरूरत और चाहत के बीच का फर्क गहराई से समझने की। जरूरत और चाहत, लेकिन ये रेखा तो बहुत धुंधली होती है ना। बिल्कुल होती है। हर चाहत इंसान को अपनी जरूरत ही लगती है। नया फोन लेना चाहत है या जरूरत, ये कैसे तय हो? इसे ऐसे समझा जा सकता है। अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है जिसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं। पार्किंसंस लॉ। जी, इसके अनुसार इंसान की आमदनी जितनी बढ़ती है, उसके खर्चे भी अपने आप उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। अरे हाँ, सैलरी बढ़ती खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, जब तक हम जानबूझकर इन पर लगाम नहीं लगाते, ये बढ़ते ही जाएंगे। इसीलिए कोई भी सामान खरीदने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए। क्या इसके बिना जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता? अगर जवाब हाँ है कि वही चल सकता है, तो वो एक चाहत है, जरूरत नहीं। असली नियंत्रण वो है जब इंसान अपनी आय के बचे हुए 90% हिस्से में ही अपना पूरा जीवन चलाना सीख लेता है। यानी अपनी लाइफस्टाइल को उस 90% के भीतर ही सीमित करना होगा। जी। और सच कहूं तो अगर ठान लिया जाए तो बिना किसी बड़ी तकलीफ के 90% में गुजारा हो सकता है। ये सिर्फ एक अनुशासन की बात है। बिल्कुल, ये माइंडसेट का खेल है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि चाहतों पर लगाम लगा ली गई और पैसा बचा भी लिया गया, पर तिजोरी में रखा पैसा तो महंगाई की वजह से समय के साथ अपनी कीमत खोता रहता है ना। हाँ, इन्फ्लेशन। आज जो सामान 100 रुपए का है वो 10 साल बाद 100 रुपए का तो नहीं मिलेगा। फिर उस बचे हुए पैसे को बस सहेज कर रखने का क्या फायदा? बहुत उम्दा सवाल। और यही वो मोड़ है जहां एक आम इंसान और एक अमीर इंसान की राहें अलग होती हैं। अच्छा। सिर्फ पैसा बचाना किसी को अमीर नहीं बनाता। ऐतिहासिक विवरणों में आर्काड का एक बहुत ही मजेदार वाकया मिलता है। क्या वाकया है? जब उसने पहली बार कुछ पैसे बचाए तो उसने अपना सारा पैसा एक ईंट बनाने वाले को दे दिया, जो दूर किसी शहर से जवाहरात खरीद कर लाने वाला था। ईंट बनाने वाले को जवाहरात के लिए? बिल्कुल। और नतीजा क्या हुआ? ईंट बनाने वाले को जवाहरात की कोई परख ही नहीं थी। उसे ठग लिया गया और आर्काड की सारी बचत डूब गई। तो इसका मतलब है कि पैसे को किसी काम पर तो लगाना है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। एकदम सही। रखे हुए पैसे को एक मेहनती नौकर की तरह काम पर लगाना होता है, लेकिन सही काम पर। जब पैसे को सही जगह निवेश किया जाता है तो उस पर जो मुनाफा आता है, वो मुनाफा भी काम पर लग जाता है। इसे एक बर्फ के गोले की तरह समझिए जो पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा हो। स्नोबॉल इफेक्ट। जी, स्नोबॉल इफेक्ट। शुरुआत में वो गोला बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो लुढ़कता है उसकी सतह पर और बर्फ चिपकने लगती है। जितना बड़ा गोला होता है वो उतनी ही तेजी से और ज्यादा बर्फ बटोरता है। हाँ बिल्कुल। आधुनिक वित्त व्यवस्था में इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। पैसा इस तरह से काम करना चाहिए कि वो खुद अपने जैसे और पैसे पैदा करे। ये बर्फ के गोले वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। आम इंसान अक्सर यही सोचता है कि जीवन भर मेहनत करने से पैसा आएगा। सही बात है। जबकि दौलतमंद इंसान ये सोचता है कि पैसा मेहनत करेगा तब और पैसा आएगा। बिल्कुल। लेकिन जब पैसा बढ़ने लगता है, जब बर्फ का गोला बड़ा होने लगता है, तो इंसान के अंदर लालच भी पनपने लगता है। मन करता है कि इस गोले को रातों रात और बड़ा कैसे किया जाए। और यही लालच सबसे बड़ी तबाही का कारण बनता है। इंसान की ये एक बहुत ही स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक कमजोरी है। कैसे? जब थोड़ा पैसा आता है ना, तो इंसान उसे दुगना तिगना करने के शॉर्टकट ढूंढने लगता है।
ऐतिहासिक दस्तावेजों में वो जो रथ बनाने वाला बंसीर था, उसके साथ ठीक ऐसा ही होता है। क्या किया उसने? जब उसके पास अच्छा खासा सोना जमा हो जाता है तो वो रातों रात और अमीर बनने के लालच में अपना सारा सोना एक अनजान व्यापारी को दे देता है और अंत में सब कुछ खो बैठता है। अरे बाप रे। आज के दौर में देखा जाए तो ये अनजान व्यापारी वो तमाम गेट रिच क्विक स्कीमें हैं, बिल्कुल, या फिर वो शेयर और क्रिप्टो करेंसी हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, बस किसी के कहने पर पैसा लगा दिया जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। अर्थशास्त्र के मनोविज्ञान में इसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। जब ये दिखता है कि किसी अनजान स्कीम में पैसे डालकर कोई रातों रात अमीर बन गया, तो दिमाग का वो तार्किक हिस्सा बंद हो जाता है जो जोखिम को मापता है। तो फिर सही तरीका क्या है? इसीलिए निवेश का सबसे पहला और सबसे अहम नियम मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी मूल पूंजी को सुरक्षित रखना है, कैपिटल को बचाना। जी, दौलत बनाने की इस यात्रा में यह समझना जरूरी है कि निवेश हमेशा वहीं करना चाहिए जहां जोखिम की पूरी समझ हो। पैसे कमाना एक कला जरूर है, लेकिन उस पैसे को बचाए रखना और उसे जोखिम से दूर रखकर धीरे धीरे बढ़ाना एक बहुत ही उच्च स्तर की बुद्धि है। ये बहुत ही गहरी बात है। अपनी मूल पूंजी को सुरक्षित रखना सबसे पहले आता है। अब अगर हम जीवन की एक और कड़वी सच्चाई की तरफ मुड़ें, तो जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। बिल्कुल नहीं रहती। कल किसने देखा है, आज इंसान स्वस्थ है, कमा रहा है, लेकिन अगर कल को कमाने वाले इंसान को ही कुछ हो जाए या उम्र के साथ शरीर काम करना बंद कर दे, तो परिवार का क्या होगा? ये बहुत बड़ा डर है। ये डर तो हर उस इंसान की रातों की नींद उड़ा देता है जो अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये डर केवल स्वाभाविक नहीं बल्कि आवश्यक भी है। आवश्यक है जी, क्योंकि ये डर ही हमें भविष्य की योजना बनाने के लिए प्रेरित करता है। दौलत के निर्माण की प्रक्रिया सिर्फ आज की सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करना है जो अनिश्चितताओं के बीच भी अडिग रहे। तो ये ढांचा कैसे तैयार किया जाता है? क्योंकि कोई भी इंसान जीवन भर तो शारीरिक मेहनत नहीं कर सकता। सही बात है। एक समय के बाद तो शरीर जवाब दे ही जाएगा। आज की इस गिग इकोनॉमी में जहां नौकरियों की कोई गारंटी नहीं है, ये बात और भी ज्यादा डराने वाली लगती है। यही वो बिंदु है जहां सक्रिय आय यानी एक्टिव इनकम से ऊपर उठकर निष्क्रिय आय पैसिव इनकम के स्रोत बनाने होते हैं। पैसिव इनकम, राइट। निष्क्रिय आय का मतलब है एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो प्रत्यक्ष मेहनत के बिना भी चलता रहे। जैसे कि कोई ऐसी संपत्ति बना लेना जिससे लगातार किराया आता रहे, या कोई ऐसा व्यवसाय खड़ा करना जो आपकी गैर मौजूदगी में भी सुचारू रूप से चलता रहे। बेबीलोन के उन पुराने किस्सों में यही बात उभर कर आती है कि जब तक शरीर में ताकत है, तब तक एक ऐसा मजबूत सुरक्षा चक्र बना लिया जाए जो बुढ़ापे में या किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक तंगी से बचा सके। असली अमीरी सिर्फ बैंक में पड़े बड़े बड़े आंकड़ों में नहीं है। तो फिर किसमें है? वो उस मन की शांति में है, जब ये चिंता नहीं होती कि कल का दिन कैसे बीतेगा। मन की शांति, ये शायद पूरी दुनिया में सबसे महंगी चीज है। बिल्कुल। जब ये चिंता खत्म हो जाती है कि अगले महीने ईएमआई कैसे जाएगी या राशन कैसे आएगा, तब जाकर इंसान सच में मानसिक रूप से आजाद होता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। मान लीजिए जीवन में ये स्थिरता आ गई, बचत शुरू हो गई, खर्चे भी काबू में आ गए, पैसा सही जगह निवेश भी होने लगा और एक सुरक्षा चक्र भी बन गया। तो क्या बस यही रुक जाना चाहिए? विकास का अगला कदम क्या होना चाहिए? विकास कभी रुकता नहीं है और इंसान का अपना विकास ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल। दौलत के निर्माण में अगला अहम कदम है खुद की योग्यता, यानी अपनी काबिलियत को लगातार बढ़ाना। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए किसी के पास दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, लेकिन उसमें 10 साल पुराना सॉफ्टवेयर डला हुआ है। अरे वाह, क्या उदाहरण है! अगर उस पर आज के नए और भारी काम किए जाएं, तो क्या होगा? वो कंप्यूटर हैंग ही होगा ना? बिल्कुल हैंग होगा। इंसान की काबिलियत भी बिल्कुल उस सॉफ्टवेयर की तरह ही है। अगर समय के साथ खुद को अपडेट नहीं किया जाए, नए कौशल न सीखे जाएं, तो इंसान की तरक्की भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर की तरह हैंग हो जाएगी। ये बहुत ही शानदार और प्रासंगिक उदाहरण है। बेबीलोन की कहानी में रथ बनाने वाले बंसीर का उदाहरण इसी बात को पुष्ट करता है। अच्छा, कैसे? वो रथ तो बनाता था, लेकिन उसने महसूस किया कि अगर वो वही करता रहा जो वो हमेशा से करता आया है, तो उसे वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। सही बात है। उसने अपने काम में रुकनो से इतार नहीं किया। उसने अपने रथ बनाने के कौशल को और निखारा, नई तरह की मजबूत लकड़ियों की पहचान करना सीखा, नए और बेहतर डिजाइन बनाए। तो इसका फायदा हुआ उसे? बहुत फायदा हुआ।
इसका नतीजा ये हुआ कि उसके बनाए रथों की मांग पूरे शहर में बढ़ गई और उसकी आमदनी अपने आप दुगनी हो गई। यानी जो सीखना बंद कर देता है, उसका आगे बढ़ना और उसकी आमदनी का बढ़ना भी वहीं रुक जाता है। जी बिल्कुल। अक्सर बाहर निवेश करने की बात होती है, लेकिन खुद के स्किल्स पर, खुद के ज्ञान पर निवेश करना शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन निवेश है। 100%। इस पर न तो कोई टैक्स लगता है, न बाजार के गिरने का इस पर कोई असर होता है, और न ही कोई इसे चुरा सकता है। बिल्कुल सही। अर्थशास्त्र का एक बहुत सीधा सा नियम है, बाजार हमेशा उस व्यक्ति को ज्यादा पैसे देता है जो दूसरों के मुकाबले ज्यादा मूल्यवान काम करता है। वैल्यूएबल काम। जी। किसी भी काम में माहिर होना, अपने कौशल को लगातार धार देते रहना ही लंबी अवधि में अमीरी की सीढ़ी चढ़ने का सबसे पक्का रास्ता है। लेकिन इन सब तार्किक और मेहनत से भरी बातों के बीच ना, समाज में एक बहुत ही आम धारणा देखने को मिलती है। कैसी धारणा? जब भी किसी कामयाब इंसान की बात होती है, तो अक्सर लोग कहते हैं, अरे उसमें क्या है, उसकी तो किस्मत अच्छी थी, उसे तो सही वक्त पर सही मौका मिल गया। हाँ, ये तो बहुत सुनने को मिलता है। लोग अपनी असफलता का ठीकरा किस्मत पर फोड़ देते हैं। क्या इस पूरी दौलत की यात्रा में किस्मत का, भाग्य का कोई हाथ नहीं होता? देखिए, ये एक बहुत ही जटिल विषय है। किस्मत एक बहुत ही आकर्षक बहाना है, क्योंकि इंसान को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। आसान रास्ता है। बिल्कुल। जो लोग सिर्फ किस्मत का इंतजार करते हैं, उनकी हालत उस मूर्ख किसान जैसी होती है जो खेत में बिना बीज बोए बस आसमान की तरफ देखकर अच्छी बारिश और शानदार फसल की उम्मीद कर रहा हो। क्या बात है! किस्मत का एक रोल जरूर होता है, इसे पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किस्मत हमेशा उसी दरवाजे पर दस्तक देती है जहां कड़ी मेहनत और तैयारी पहले से मौजूद होती है। मतलब मौके तो हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में आते हैं, लेकिन जो कर्मशील हैं, जो लगातार अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहे हैं, वही उन मौकों को पहचान पाते हैं। बिल्कुल सही। जो इंसान कुछ कर ही नहीं रहा, उसके सामने से सबसे बड़ा मौका भी चुपचाप निकल जाएगा और उसे भनक तक नहीं लगेगी। एकदम। भाग्य अचानक आसमान से नहीं गिरता। ये हमारे द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों और लगातार किए गए कर्मों का एक संचित परिणाम होता है। एक्यूमुलेटेड रिजल्ट। जी। जो व्यक्ति असफलता से घबराकर हार नहीं मानता, अपनी गलतियों का विश्लेषण करके उनसे सीखता है और दोगुनी ऊर्जा के साथ दोबारा प्रयास करता है, किस्मत को भी आखिरकार उसी के पीछे पीछे चलना पड़ता है। सही कहा। कर्म ही वो चुंबक है जो अच्छे भाग्य को अपनी ओर खींचता है। तो अगर हम बेबीलोन की इन 5000 साल पुरानी डायरियों और दस्तावेजों से निकले सार को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करें, तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या? अमीरी असल में कोई भारी भरकम तिजोरी या बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। ये पूरी तरह से एक माइंडसेट है, दुनिया को और अपने संसाधनों को देखने का एक नजरिया है। बिल्कुल, माइंडसेट ही सब कुछ है। ये एक ऐसी जीवन भर चलने वाली यात्रा है जहां अपनी कमियों को स्वीकार किया जाता है, बेतहाशा दौड़ती इच्छाओं पर लगाम लगाना सीखा जाता है और हर दिन खुद को बीते हुए कल से थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। जी। दुनिया को बदलने से पहले या हालात को कोसने से पहले इंसान को खुद के भीतर झांकना पड़ता है और खुद को बदलना पड़ता है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा और स्थायी सार है। ज्ञान सिर्फ पन्नों पर लिखे रहने या बस सुन लेने के लिए नहीं होता। जब तक उसे जीवन के व्यवहार में नहीं उतारा जाता, तब तक वो महज एक जानकारी है, कोई वास्तविक बदलाव नहीं। तो अब बारी है उस एक विचार की जो आगे का रास्ता तय करने में एक दिशा दे सके। देखिए, बड़े मौकों या किस्मत के अचानक बदलने का इंतजार करने के बजाय आज का दिन उस एक छोटे से कौशल की पहचान करने का है जिसे आज ही बेहतर किया जा सकता है। बहुत खूब। ऐसा कौन सा छोटा सा कदम है जो आने वाले कल में इंसान को और अधिक मूल्यवान बना दे? क्योंकि कल का भव्य महल आज रखी गई एक छोटी सी ईंट से ही शुरू होता है। तो सवाल किस्मत का नहीं, उस छोटे से कदम का है। सोचने वाली बात यह है कि कल को कोसने के बजाय आज ऐसा कौन सा छोटा बदलाव किया जा सकता है जो आने वाले कल की मजबूत नींव बन जाए। आज के इस विशेष विश्लेषण के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।